तो आपको दिक्कत क्या आई? लोगों से आप बात जब किए तो उसमें क्या पता चला कि स्मार्ट मीटर में मेन फॉल्ट क्या है या मेन दिक्कत क्या है? मित्रों ने गड़बड़ी की है, उनके जिनको मित्रों कहते हैं उनके मित्रों ने गड़बड़ी की है, इसीलिए सरकार ये सब करती है। ये जितने ड्रामा होते हैं ये सिर्फ इसलिए होते हैं कि सरकार क्या कर रही है, सरकार से कोई सवाल ना पूछे। दोस्तों, इन दिनों आप किसी भी ग्राम सभा में जा रहे हैं तो वहाँ की महिलाएं और पुरुष एक ही बात कह रहे हैं कि उनका बिजली का बिल इस महीने ज़्यादा आया है। बिजली का बिल क्यों ज़्यादा आ रहा है ये बखूबी आपको पता है। इस मुद्दे को लेकर, स्मार्ट मीटर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता वरुण मिश्रा ज्ञापन देते हैं, उसके साथ साथ चेतावनी देते हैं कि वो धरना प्रदर्शन करेंगे और बड़ा विकराल धरना प्रदर्शन करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरुण मिश्रा। हम इनसे कई सवाल पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्यों स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं। अगर ये विरोध कर रहे हैं तो क्या इसके लिए इनके पास कोई रणनीति है कि अगर ये बात बता रहे हैं या बोल रहे हैं कि स्मार्ट मीटर बेकार है या फिर स्मार्ट मीटर से लोगों को दिक्कत आ रही है तो उसका सुझाव क्या होगा? वरुण जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर सुल्तानपुर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। वरुण मिश्रा जी, मैं ये जानना चाहूँगा, स्मार्ट मीटर को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है या फिर लोगों की बात आप उठा रहे हैं, तो ये राजनीति का हिस्सा है या फिर जेन्युइन तौर पे परेशानी हो रही है लोगों को? नहीं, देखिए, ये राजनीति का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं है, चूँकि आम आदमी इससे बहुत त्रस्त है, बहुत परेशान है और ये हर एक आदमी से जुड़ी, उनके घरों से जुड़ी हुई बेसिक नीड है। और मुझे लगता है कि बिजली के बिल से सब परेशान हैं और हर आदमी इससे जो है परेशान है। और जनता, जब आप बिजली विभाग के ऑफिस जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी जगह पर आए हुए हैं जहां इतनी संख्या में, इतनी तादाद में लोग परेशान हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि स्मार्ट मीटर की मांग किसने की थी? किसी ने मांगा तो था नहीं। लोग सड़क, बिजली, पानी की बात करते हैं, किसी ने कहा था कि हमारे घर में स्मार्ट मीटर लगा दो? स्मार्ट मीटर किन परिस्थितियों में और किसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए लाया गया है, ये बहुत बड़ा एक जाँच का विषय है। और मैं समझता हूँ कि स्मार्ट मीटर को उत्तर प्रदेश को बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश को स्मार्ट अस्पताल चाहिए, उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सड़क चाहिए, उत्तर प्रदेश को स्मार्ट शिक्षा व्यवस्था चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश को स्मार्ट मीटर अभी नहीं चाहिए। इसकी आवश्यकता नहीं। आप हॉस्पिटल की बात किए, आप शिक्षा की बात करिए, ये तो बहुत अच्छे सवाल हैं, सबको पूछना भी चाहिए, क्योंकि शिक्षा का जो स्तर है, पढ़ाई के नाम पर आप अगर प्राइवेट स्कूलों को देखेंगे तो मनचाहा पैसा वसूलते हैं। इस पर क्या आपका मतलब, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये एक तरीके से मानसिक गुलामी का प्रतीक है। जिस तरह से गरीब परिवार के लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। अगर आज की तारीख में आपके पास 2 बच्चे हैं तो आप ये मान के चलिए कि मिनिमम आपका 10,000 रुपये महीने का खर्चा है उन दोनों बच्चों को पढ़ाने का। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम पर नहीं जाता। तो ऐसी स्थिति में सरकार से 2 ही 3 चीज़ तो आदमी अपेक्षा करता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, यही तो चाहता है आदमी। लेकिन सरकार, मुझे लगता है, और उत्तर प्रदेश सरकार जो वर्तमान में चल रही है, इसका प्राइवेट स्कूलों पर कोई नियंत्रण नहीं। प्राइवेट स्कूल मनमाना ड्रेस लगाते हैं। आप अपने बच्चे का एडमिशन करने जाएंगे तो मोजे से लेकर और सर की कैप तक आपको उसी स्कूल से खरीदना है। ये कौन सा नियम है? आप किसी भी दुकान पर जाएंगे, उनकी एक दुकान फिक्स है, आप वहीं से किताब खरीद सकते हैं। वो किताब आपको पूरे प्रदेश में कहीं नहीं मिलेगी। तो ये क्या है? ये एक तरीके से अंग्रेजों की तरफ बनाया हुआ कानून ही तो है कि हमको अपनी मर्जी से जीना नहीं, अपनी मर्जी से खाना नहीं, अपनी मर्जी से पहनना नहीं, अपनी मर्जी से पढ़ना नहीं। फिर किस बात की सरकार? यही तो सवाल है जी। अच्छा, हम बात कर रहे थे स्मार्ट मीटर को लेकर, हमारा जो टॉपिक था वो था स्मार्ट मीटर को लेकर। दोस्तों, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा, अगर आप विरोध करते हैं तो क्या इससे जो बिजली व्यवस्था है इसमें दिक्कत नहीं आएगी? नहीं, उसमें क्या दिक्कत आएगी? इसमें विरोध से किसी दिक्कत का कोई लेना देना ही नहीं है। सरकार को वास्तव में ध्यान देना चाहिए था तो अपनी सर्विस पर ध्यान देना चाहिए था। ट्रांसफार्मर फूंक जाते, 2-2 दिन बदले नहीं जाते, इस पर ध्यान देना चाहिए था। तार खराब हैं, केबल खराब है, उसको बदलने में 1-1 महीने लग जाते हैं, नहीं बदल पाती है। कनेक्शनों में दिक्कत आती है, सुचारू रूप से बिजली नहीं आपूर्ति होती। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए। इस पर ध्यान देने के बजाय कि आम आदमी को कैसे लूटा जाए, कैसे उसकी जेब पर डकैती डाली जाए, थोड़ी सी राहत आदमी जो है, सरकार अभी हम सड़क पर चलते हैं तो टोल देते हैं, पानी आता है तो वाटर टैक्स देते हैं, अब बिजली आ रही है तो स्मार्ट मीटर को स्मार्ट तरीके से पैसा देना है। लेकिन ये स्मार्ट मीटर जो है वो हकीकत में ओवर स्मार्ट है, गलत है ये।
अच्छा, अगर स्मार्ट मीटर की बात करें तो स्मार्ट मीटर में आप लोगों से मिले होंगे, लोगों से बात किए होंगे। अगर आप धरना प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं या फिर ज्ञापन आपने सौंपा है, तो आपको दिक्कत क्या आई? लोगों से आप बात जब किए तो उसमें क्या पता चला कि स्मार्ट मीटर में मेन फॉल्ट क्या है या मेन दिक्कत क्या है? देखिए, स्मार्ट मीटर में शुरू से ही दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। जैसे आपने जिस दिन आपके घर स्मार्ट मीटर लगा, उसके अगले दिन से ही आपका बिल, आपको हर आधे घंटे पे इतने मैसेज आपके फ़ोन पर ब्लिंक करेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। पहले दिन आएगा कि आपका बिल 30 रुपये है, दूसरे दिन आएगा अचानक 170 रुपये हो गया, और 3 दिन गैप करने के बाद आपको सीधे 1500 2000 रुपये के मैसेज आएंगे। मतलब और 2 से 4 हाँ, 4 ये मतलब दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है बिल में। तो आम आदमी बेचारा कहाँ जाएगा? उसको सुनने के लिए तो कोई फोरम है ही नहीं। और सरकार हिंदुत्व के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट बटोर लेती है और बाद में अपने ही लोगों का शोषण करती है। अच्छा, ये जो बातें आप कर रहे हैं, क्या इसका कोई आंकड़ा भी है आपके पास है या फिर बस वैसे ही है? हम आप दोनों चले चलते हैं इस समय बिजली विभाग, आंकड़े की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप आपको सारी चीज़ें वहीं मिल जाएंगी। वहाँ पर लगी भीड़ बता देगी, अपने आप आंकड़े आपको दे देगी, हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, खाली बिजली विभाग हमारे साथ चलिए चलिए। अच्छा, सरकार कहती है स्मार्ट मीटर डिजिटल इंडिया का एक हिस्सा है और आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि इंडिया डिजिटल बने? नहीं, डिजिटल इंडिया की शुरुआत अगर किसी ने की तो कांग्रेस पार्टी ने की। इसमें न मैं इनकार करता हूँ, न मेरी पार्टी इनकार करती है। लेकिन डिजिटल तकनीक के नाम पर लोगों का मर्डर, ये हमारी पार्टी ने नहीं कहा और न कभी किया। ये तो लोगों का मानसिक मर्डर है। आप मतलब एक आदमी से कितनी अपेक्षा कर रहे हो, तो उसकी इनकम क्या हो सकती है, प्रति व्यक्ति आय क्या हो सकती है, कितना कमा सकता है और कितना सरकार को दे सकता है। सड़क पे चलेगा तो टोल देगा, पानी पिएगा तो वाटर टैक्स देगा, बिजली जलाएगा तो उसका बिल देगा, और उसकी कमाई कहाँ से आएगी? रोजगार के धंधे आप खत्म करते जा रहे हो, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई आसमान छू रही है, आदमी जिए तो जिए कैसे? रोजगार के लिए तो मुख्यमंत्री योजना के तहत भी युवाओं को पैसा दिया जा रहा है, को अपना बिजनेस स्टार्ट करें। उसके बाद उसका ब्याज कौन देगा? सरकार देगी। और उद्योग सफल हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? दूसरी चीज़, कितने लोगों को ऋण मुहैया होता है? क्या सारे लोग वही करना चाहते हैं? सबको व्यवसाय ही कराना चाहती सरकार, नौकरी नहीं देगी किसी को। एक सरकार ने तय कर लिया है कि हमको नौकरी नहीं देना किसी को, तो अगर सरकार ने ये तय कर लिया है कि उसको नौकरी नहीं देना किसी को, तो देते रहे लोग, कर्ज में जीते रहे लोग। यही तो असली मुद्दा है। सरकार लोगों को भ्रमित करके रखना चाहती है। लोग अपनी नौकरी ढूंढते रहें, लोग अपने कागज़ ढूंढते रहें, लोग अपनी जेब देखते रहें, अपने बच्चों की फीस इकट्ठा करते रहें। सरकार क्या कर रही है इस पर ध्यान ही ना जाए लोगों का। इसीलिए सरकार ये सब करती है। ये जितने ड्रामा होते हैं ये सिर्फ इसलिए होते हैं कि सरकार क्या कर रही है, सरकार से कोई सवाल ना पूछे। अच्छा वरुण जी, ऐसा तो नहीं है कि ये जो स्मार्ट मीटर लग रहा है ये भाजपा की योजना है या फिर उसके तहत लग रहा है? इस वजह से तो आप लोग विरोध नहीं कर रहे हैं कि ये बीजेपी की सरकार की ये योजना है, इसलिए भाई हम विपक्ष में हैं तो हम तो विरोध करेंगे ही। नहीं, विरोध करेंगे ही क्यों? ऐसा नहीं है। सड़कें बनती है तो क्या हम विरोध करते हैं? पुल बनते हैं तो क्या हम विरोध करते हैं? हम उसमें जब भ्रष्टाचार होता है तब विरोध करते हैं। पुल बनाइए, अच्छी बात है, पुल के नाम पर भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। स्वर्गीय राजीव गांधी जी के ज़माने में बनाया हुआ गोमती नदी का पुल आज भी उसी तरह काम कर रहा है जब 12 पहिया और 14 पहिया 16 पहिया की ट्रकें नहीं आई थी तब। और आप ही के बगल टाटिया नगर में बना हुआ गोमती नदी का पुल 10 बार रिपेयर हो चुका है भारतीय जनता पार्टी और बसपा की सरकारों में। तो आप भ्रष्टाचार का अंदाज़ा लगा लीजिए। हम जब भ्रष्टाचार होगा तो आवाज़ उठाएंगे, किसी को अच्छा लगे या ख़राब लगे उसमें हमको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन भ्रष्टाचार होगा तो उसके खिलाफ आवाज़ उठेगी। अगर ये स्मार्ट मीटर हटते हैं, हमारी बात आपकी स्मार्ट मीटर को लेके हो रही थी, अगर ये स्मार्ट मीटर हटते हैं तो ऐसा नहीं है कि बिजली विभाग घाटे में जाएगी, क्योंकि स्मार्ट मीटर लाए इसी लिए गया है कि इसमें कुछ छिपा नहीं रहेगा, लोगों को पता चलता रहेगा कितना बिल आ रहा है। उसके साथ साथ जो बिजली चोरी है उस पर रोक लगेगा। अगर ये स्मार्ट मीटर हटता है, इस पर रोक लगती है, तो ऐसा नहीं है कि दिक्कत आएगी फिर स्मार्ट मीटर अगर हटने पर, या फिर चोरी दोबारा बढ़ जाएगी और उसके बाद बिजली विभाग घाटे में जाएगा। देखिए, उपभोक्ताओं के लिए बिजली चोरी जैसा शब्द इस्तेमाल करना मुझे ठीक नहीं लगता है। बिजली चोरी बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, जिनके औद्योगिक कारखानों के लिए बिजली सरकार सप्लाई करती है। हमारे हिस्से की बिजली काट कर उनको दी जाती है और उनसे प्रॉपर बिल भी नहीं दिया जाता है, और वो अधिकारियों की सांठ-गांठ से अपनी फैक्ट्री चला रहे होते हैं। और जब कभी कुछ आता है तो वो फैक्ट्री को घाटे में दिखाकर अपना शटर डाउन कर देते हैं, और उसकी मार आम उपभोक्ता पर पड़ती है, हम जैसे लोगों पर पड़ती है। उस सरकार हमको बिजली चोर बताती है, सरकार हमको कहती है कि ये बिजली चोरी, असली बिजली चोरी कहाँ होती है ये सब जानते हैं। और सरकार को चाहिए कि अगर नियंत्रण करना है तो वहाँ करना चाहिए।
अच्छा, आपकी नज़र में जो पहल है, ये पहल जो स्टार्ट हुई है, क्योंकि आई थिंक 2018 में पहली बार 2G स्मार्ट मीटर लगने चालू हुए थे, उसके बाद अब ये स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, 4G स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। तो इसमें तकरीबन जो एक अंदाज़ा है 80 से 90 लाख मीटर लग चुके हैं यूपी में। उसके साथ साथ जो मीटर लगने हैं वो तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख से लेकर 3 करोड़ 40 तक, ये एक आंकड़ा है, मैं कोई कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, एक आंकड़ा, एक अनुमान बता रहा हूँ, इतने लगने हैं। तो इन मीटर का जो लगना है या फिर जो मीटर लग रहे हैं, आपको क्या लगता है, ये सुविधा है या फिर जो उपभोक्ता हैं उनके लिए शोषण है, उनको दिक्कत आएगी इससे? नहीं, ये सुविधा के नाम पे सीधा सीधा शोषण है। और मैं आम जनता से भी ये कहूँगा कि इस स्मार्ट मीटर का विरोध करें, इसे अपने घरों पर ना लगवाएं, नुकसान होना है। और जिन लोगों के घर लग चुके हैं उनको देखिए किस तरह की मानसिक पीड़ा सहनी पड़ रही है। तो मैं तो लोगों से आपके माध्यम से अपील भी करूंगा कि स्मार्ट मीटर अपने घर पे ना लगवाएं। आप ये अपील कर रहे हैं कि ये स्मार्ट मीटर ना लगाएं, ये आपका व्यक्तिगत विचार है, तो आप क्या ये बता सकते हैं या कोई ऐसी टेक्निक है कि जिस वजह से ये पता चल जाए अगर स्मार्ट मीटर नहीं लगता है, स्मार्ट मीटर हट जाता है, तो जो उपभोक्ता हैं उनको बिजली सस्ती मिलेगी? नहीं, बिजली सस्ती उत्तर प्रदेश सरकार तो कह रही कि हम सस्ती बिजली दे रहे हैं। अब अगर सरकार कह रही कि हम सस्ती बिजली दे रहे हैं तो उसको प्रॉपर बिजली देना भी तो चाहिए। और ये तो सरकार को तय करना है कि सस्ती बिजली दे रही है कि महंगी दे रही है। बस हमारा कहने का ये मतलब मैनिपुलेटेड बिल नहीं आने चाहिए। जिस तरह से दिन दूना रात चौगुना की जो हमारी आपकी बात हुई वो नहीं होने चाहिए। प्रॉपर बिल तो हर आदमी देने को तैयार है, कौन नहीं देगा? जिसके घर पे मीटर लगा है सभी बिल देंगे। तो इसमें जो प्रॉपर बिल है वो लेना चाहिए। जो मैनिपुलेटेड बिल आते हैं उस पर दुख होता है, उससे आम आदमी को कष्ट होता है। तो सरकार ये कष्ट ना दे लोगों को। अच्छा वरुण जी, मैं जानना चाहूँगा, आप अभी तक जो शिकायतें आपके पास आई होगी, जो लोगों से आपने मिला होगा, तो ज़्यादातर बिजली को लेकर उनके सवाल क्या थे? ये बिल से ही थे कि उनके बिल ज़्यादा आ रहे हैं या फिर कुछ और भी इशू था? नहीं, देखिए सबसे बड़ी समस्या तो यही बिल की ही है कि दिन दूना रात चौगुना बिल आते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बिल जमा भी कर देता है आदमी तो कनेक्शन प्रॉपर जुड़ने में 2 दिन लग जाते हैं। मान लीजिए आपके घर में रात 12 बजे आपका रिचार्ज खत्म हो गया और आपने इमीडिएट रिचार्ज भी किया और वो रिचार्ज अपडेट नहीं हुआ, किसी कारणवश अगले दिन छुट्टी पड़ गई, तो वो अपडेट नहीं होता है और अपडेट ना होने के कारण 2-2 दिन आदमी बिना बिजली और पानी के रह जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इस पर या तो इसका उचित फोरम बने जिस पर ये कार्रवाई प्रॉपर हो सके, या तो फिर स्मार्ट मीटर को बंद करके जो पुराने मीटर चल रहे हैं उन्हीं के हिसाब से काम करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये भी है, जो लोग देख रहे हैं उनके भी मन में होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके भी घर में स्मार्ट मीटर नहीं लगा हुआ है, पुराना मीटर है, तो क्या ये ज़रूरी है कि वो उनको स्मार्ट मीटर लगना ही लगना है कि ऐसा कि उनका मन हो तब लगेगा, नहीं हो तो नहीं लगेगा? हाँ, सरकार को यही चाहिए कि स्मार्ट मीटर लोगों पर थोपे ना जाए। जिसकी इच्छा हो, अगर कोई आदमी स्मार्ट मीटर अपने घर लगवाना चाहता है तो स्वेच्छा से लगवाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर किसी को लगता है कि स्मार्ट मीटर हमारे लिए हितकारी नहीं है तो सरकार उस पर दबाव डालकर या विभाग उस पर दबाव डालकर उसके घर स्मार्ट मीटर थोपे ना। ये हमने पहले दिन भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि अगर उसकी इच्छा तो स्मार्ट मीटर लगवाएगा, अगर इच्छा नहीं तो स्मार्ट मीटर नहीं लगवाएगा। अच्छा, स्मार्ट मीटर में कुछ लोगों से हमने बात की, हमने देखा भी, तो उनका जो कनेक्शन है उनका बिल नहीं जमा था या फिर जो रिचार्ज होता है रिचार्ज नहीं हुआ था, उनका कनेक्शन तो कट गया, घर में बिजली नहीं जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों जो मीटर में है वो मीटर में लाइट प्रॉपर आ रही है। तो कुछ लोगों ने ये बताया कि इसमें ये हो रहा है कि अंदर की बिजली सप्लाई तो बंद है, लेकिन जो रेगुलर आपका चार्ज है मीटर का वो बिल आपको देना ही देना है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि दिन दूना रात चौगुना जो समस्या हो रही है, बिल बढ़ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपका मीटर तो वहाँ से स्टार्ट दिख रहा है, हमें लाइट नहीं मिल रही। तो ऐसी दशा में आदमी कहाँ जाए? और मुझे लगता है कि स्मार्ट मीटर के बारे में एसी से लेकर लाइनमैन तक को जानकारी नहीं। हम लोग शिकायत लेकर गए थे एक्सीएन के पास, हमने उनको समस्या नोट कराई तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, कभी हमारे पास इसके एक्सपर्ट नहीं है। यानी विभाग को भी पूरी जानकारी नहीं कि स्मार्ट मीटर कौन है। मुझे सुनने में आया कि कोई गुजराती कंपनी है जो लगा रही है और ऊपर से उसके लिए कहा गया है कि ये जाएंगे ये लगाएंगे। कुल मिला के गुजरातियों को उत्तर प्रदेश में एडजस्ट करने का जो काम नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 सालों से कर रहे हैं वो अभी भी अनवरत जारी है। सड़कें बनेंगी तो गुजरात के लोग बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे तो गुजरात के लोग बनाएंगे, स्मार्ट मीटर लगेंगे तो गुजरात के लोग बनाएंगे। इससे अच्छा एक गुजरात के आदमी को मुख्यमंत्री बना दे उत्तर प्रदेश का, सबसे बढ़िया हो जाएगा। जब सारा काम गुजरात को ही लोगों को करना है तो क्यों नहीं गुजरात के लोग को मुख्यमंत्री बना देते सारा काम, और हम लोगों को कहीं और बसा दें, गुजरात के लोगों को यहाँ बसा दें, बात खत्म।
ये आपने अपनी राय रखी स्मार्ट मीटर को लेकर। मैं ये जानना चाहूँगा, आप इलेक्शन लड़े थे सुल्तानपुर से और उसके बाद सामने दूसरी पार्टी थी जो मौजूदा सरकार में है, तो उन्होंने अपने प्रचार प्रसार में बहुत ज़ोर शोर से नारा दिया था और लोगों से बात की थी कि हाउस टैक्स हो गया, पानी टैक्स हो गया, नगर पालिका को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, उसको कम किया जाएगा। तो क्या आपको लग रहा है वो कम हुआ है? नहीं, वो तो बढ़ गया नगर पालिका ने। और जब चुनाव चल रहा था तो चेयरमैन साहब घोषणा पत्र में अपने उन्होंने लिखा था कि वाटर टैक्स और हाउस टैक्स पर त्वरित कार्रवाई करेंगे और उसको जो है माफ़ कराएंगे, कम कराएंगे। कम कराने की बात वो कहते थे। विधायक जी भी एक आध दो जगह प्रचार में ये बात बोले थे कि देखिए हम बात करेंगे और कम कराएंगे, लेकिन चेयरमैन बनते ही वो सब अपने वादे भूल गए। विधायक जी भी अपनी बात से मुकर गए और अब आज की तारीख में नगर पालिका क्षेत्र की जनता को वाटर टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ रहा है, हाउस टैक्स भी मनमाने ढंग से लिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई कार्रवाई इस पर प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। एक जगह है जिसको सब्जी मंडी कहा जाता है, आप जब गभड़िया ओवरब्रिज से नीचे उतरेंगे, जैसे नीचे उतरेंगे वहाँ पर आपको पुलिस वाले देखने को मिलेंगे जो आते जाते लोगों का जो रूल से नहीं चलते उनका चालान करते हैं, जो रॉन्ग साइड से आते हैं उनका चालान करते हैं। लेकिन वो पुल से उतरते ही 2 मीटर 3 मीटर के बाद वहाँ पर 3-4 बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनसे हो सकता है आगे चलकर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए कि कोई माँ अपना बेटा खो दे, कोई पत्नी अपना पति खो दे, या किसी ना किसी घर का चिराग या दीपक बुझ जाए। तो क्या लग रहा है कि ये जो सड़कें तो बन रही हैं, इस सरकार में भाई कहते हैं सड़कों पे बहुत काम हुआ है, लेकिन सिटी के अंदर इस तरह की सड़कें होना, ये इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जो आपने सबसे पहले प्रश्न हमारा आपका हुआ था कि हम लोग सवाल उठाते हैं, तो सबसे पहले यही है कि सड़कें बनती तो हैं लेकिन भ्रष्टाचार बहुत ज़बरदस्त होता है। सड़कें इसलिए नहीं बनाई जाती कि आम जनता को फ़ायदा हो, सड़कें इसलिए बन रही हैं कि कमीशन मिल जाए पर्याप्त मात्रा में, उनके लोगों को काम मिल जाए पर्याप्त मात्रा में। सड़क कैसी बन रही, गुणवत्ता से किसी को लेना देना नहीं। यही कारण है कि सड़कें बनते ही बिगड़ जाती हैं। और मैं समझता हूँ कि जिन भी सड़कों को बनाने में भ्रष्टाचार होता है वो सड़कें 1 साल से ज़्यादा नहीं चल पाती। हमने अभी आपको एक ब्रिज का उदाहरण दिया था, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के ज़माने में बना था। उस समय के काम और आज के समय के काम की आप समीक्षा कर लीजिए, आपको लगेगा कि भारत में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है भ्रष्टाचार के रूप में। अच्छा, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं पिछले 6-7 सालों से सुल्तानपुर में रहकर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। सुल्तानपुर का कोई ऐसा गांव नहीं बचा होगा जहाँ मैं ना गया हूँ। ज़िले में जब इलेक्शन होना होता है नगर पालिका का या फिर कोई सा भी इलेक्शन होता है जिसमें सुल्तानपुर सीट से लोग लड़ते हैं, तो उसमें एक दावा करते हैं वो किसी पार्टी के हों। बहुत सारे पार्टी के लोग जीत के आए, वो चाहे कांग्रेस के हों, बसपा के हों, भाजपा के हों, सपा के हों। उनका ये रहता है कि जब उनसे पूछा जाता है कि सुल्तानपुर में जाम की बड़ी दुर्गति है, कि जाम से लोग को छुटकारा नहीं मिल रहा है, सब यही बोलते हैं बस हमारी सरकार आने दीजिए या हमें आने दीजिए, हम आपको पार्किंग की सुविधा देंगे। लेकिन जब से मैं समझदार हुआ, मैच्योर हुआ हूँ, तब से वो समस्या मेरे ख्याल से बनी रहे, अभी भी वो समस्या बनी ही है। देखिए, एक वो शेर है ना, दिल बहलाने को गाली भी ख्याल अच्छे हैं, इन्हें ऐसे ही रहने दो कि ऐसे ही अच्छे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हर बार हर चुनाव में यही दावा करते हैं कि भ्रष्टाचार से मुक्त हम सरकार बनाएंगे, जाम मुक्त सुल्तानपुर बनाएंगे, लेकिन उनकी फाइलों में मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। सब इसी तरह काम चल रहा है। बस वो आते हैं, आपको धार्मिक रूप से भड़काते हैं, जय श्री राम के नारे लगवा कर आपसे वोट तो चाहते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको क्या देते हैं ये तो जनता को भी समीक्षा करने का समय अब मुझे लगता है आया है, और समीक्षा करनी चाहिए कि हमको क्या मिला, सरकार कौन बनाता है, फ़ायदा कौन उठाता है, आम जनता को क्या मिलता है। इस बार आम जनता ये समझेगी ज़रूर। वरुण मिश्रा, ये वो नाम है जो सुल्तानपुर में कोई सा भी मुद्दा होता है वो उठाते हैं, उनसे बात करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, लोगों की आवाज़ उठाते हैं। वरुण मिश्रा की आगे की रणनीति क्या है, राजनीति को लेकर, खुद को लेकर? देखिए, ऐसा है कि मेरी रणनीति और राजनीति दोनों बहुत स्पष्ट है। मैं गलत को गलत कहने का आदी हूँ, इसलिए जो है लोग मुझे कभी कभी कहते भी हैं कि बवाल करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि गलत को गलत कहना मेरी फितरत में है। मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हूँ और अंग्रेज़ों के सामने भी गलत को गलत कहने का जब बहुत लोग साहस नहीं रखते थे, तब हमारे बाबा दादा गलत को गलत कहते थे। तो मैं आज भी उस राह पर कायम हूँ, और जब भी कुछ भ्रष्टाचार होगा, कोई गलत बात होगी, तो उसके खिलाफ कोई आवाज़ ना दिखेगी तो वरुण मिश्रा जरूर दिखेंगे, इस बात का वादा है आपसे। आने वाले इलेक्शन में क्या वरुण मिश्रा कहीं दिखेंगे? देखिए, इलेक्शन और वो सब तो दूसरा विषय है। हम राजनीति में इसलिए हैं कि हम लोगों की सेवा कर सकें, लोगों को बेहतर जीवन देने का
सहयोग कर सकें कि उनकी राह कैसे सुगम हो, उसको बता सकें। तो इसका किसी ज़रूरी नहीं कि उसके लिए मैं विधायक सांसद बनकर ही कोई काम करूं, चेयरमैन बनकर ही कोई काम करूं। मुझे जो लगता है, मैं तो 18 साल से पॉलिटिक्स में हूं और पिछली बार ईश्वर ने मुझे चुनाव लड़ने का अवसर दिया था तो चुनाव लड़ा था मैंने। और मैं सुल्तानपुर शहर की जनता का आभारी भी हूं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को 650 मतों से 9000 मतों तक पहुंचाया। इसलिए मैं सुल्तानपुर दिखी उसमें। हाँ, निश्चित रूप से बढ़ोतरी दिखी। बहुत आश्चर्यजनक था और मुझे लगा कि जनता, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो जनता देखती रहती है और समय आने पर आपके साथ न्याय भी करती है। मैं जीता नहीं, इस बात का मुझे दुख नहीं है। मैं काम कर पाया, लोगों का विश्वास जीत पाया। जिन 9000 लोगों ने मुझे मत दिया उनका मैं विश्वास जीत पाया, उनकी बताए। चूँकि उन्होंने मुझे विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी दी है तो इसलिए मैं अपना काम भी करता रहता हूँ। एक विपक्ष के नेता की जो जिम्मेदारी बनती है, समय समय पर नगर पालिका परिषद को सचेत करता रहता हूँ और जनता के लिए क्या बेहतर हो सकता है उसको करने के लिए मैं प्रयासरत रहता हूँ। हमारे देश में वार तो चल रही है ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में, लेकिन क्या आपको लग रहा है उसका कुछ प्रभाव हिंदुस्तान में पर भी पड़ रहा है? देखिए, गैस सिलेंडर के लिए जिस तरीके से नहीं पड़ ही रहा है, निश्चित रूप से पड़ रहा है। चूँकि हम गैस जहाँ से आयात करते हैं वो हॉर्मुज स्टेट से होकर गुजरती है और कुछ तकनीकी समस्याएं हैं जिनके कारण थोड़ा सा देश में, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह से युद्ध शुरू हुए मात्र 5 दिन ही हुए थे और हमारे देश में क्राइसिस होने लगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हो रही। क्या हमारे पास इतना स्टॉक नहीं था कि हम 10 दिन अपने को सुचारू रूप से चला पाते? बिल्कुल था, लेकिन जो बीच के कालाबाजारी और एजेंट्स थे उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की है। मित्रों ने गड़बड़ी की है, उनके जिनको मित्रों कहते हैं उनके मित्रों ने गड़बड़ी की है। चूँकि उनका एक बहुत पुराना नारा था, हमने कोरोना के समय सुना था, आपदा में अवसर। तो जब भी आपदाएँ आती हैं उनके लिए अवसर आते हैं, उनके मित्र अमीर होते हैं, जनता गरीब होती है, जनता कष्ट झेलती है। कोरोना में आम आदमी मरा, उनके मित्र अमीर हुए। कोरोना में आम आदमी ने संघर्ष किया, पीएम केयर फंड को पूरे देश की जनता ने भर दिया। उसका हिसाब आज तक किसी ने न किसी आरटीआई के दायरे में आता है। वो कहाँ गया पीएम केयर फंड का पैसा, कोई नहीं जानता। तो मुझे लगता है कि आपदा में अवसर ढूंढने वाली सरकार और उनके मित्रों को ये सोचना चाहिए, देश भी उन्हीं का है, उनको कहीं ऊपर लेके नहीं जाना है। उतना ही संचित करें जितना उनके काम आ सके, मरने के बाद कोई ऊपर नहीं ले जाता। ये बात सरकार को और उनके मित्रों को भी सोचनी चाहिए। उसी दरमियान अभी बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से 1 हफ्ता 5 दिन हुआ होगा या 10 दिन हुआ होगा, बहुत ये अफवाह फैलती है पेट्रोल को लेकर कि पेट्रोल ख़त्म है, पेट्रोल ख़त्म है। उसके बाद भीड़ उमड़ पड़ती है पेट्रोल टंकी पर, पेट्रोल पंप पर, और लोग, सरकार ये कहती है कि पेट्रोल, जो पेट्रोलियम मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, हमारे देश में पेट्रोल अभी है। लेकिन जनता समझ नहीं पाती है, फिर जनता अफवाहों में आ जाती है। उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, थोड़ा सा सहयोग तो जनता को भी सरकार का करना चाहिए। ये पैनिक सिचुएशन सब जानते हैं, इसमें वैश्विक संकट है, हर जगह ये समस्याएं हैं। लेकिन उनके मित्र जो है वो जो अफवाह फैलाते हैं, इस बहाने अपना पुराना स्टॉक क्लियर करके नया स्टॉक लेते हैं और उस सरकार से छूट भी लेते हैं। सरकार ने अभी 10-15 रुपए की छूट दी है उनको, तेल कंपनियों को। जनता को उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला, लेकिन तेल कंपनियों को मिला, यानी उनके मित्रों को मिला। उनके मित्रों ने ये अफवाह उड़ाई। और मैं आम जनता से भी आपके माध्यम से अपील करूंगा कि कभी भी इस तरह की सिचुएशन कोई आ जाए तो हम संचित करके वर्षों तक के लिए कुछ नहीं रख सकते। इसलिए हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, उतना ही सामान लेना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता हो। संचित करके रखने की प्रवृत्ति हमें छोड़नी होगी। ये हमारे साथ मौजूद थे सुल्तानपुर से वरुण मिश्रा जी। वरुण मिश्रा जी, जाते जाते जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनसे क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि स्मार्ट मीटर अच्छा नहीं है। स्मार्ट मीटर का विरोध करें और इस विरोध में हमें सहायता दें ताकि आम जनता को कष्ट से बचाया जा सके। स्मार्ट मीटर सिर्फ मित्रों के लिए है, जनता के लिए नहीं है। जनता का शोषण हो रहा है और जनता को भी जागरूक होना चाहिए। अपना भला बुरा सोचकर इस बार जब वोट करें तो ये सोच के करें कि हमने किस लिए सरकार चुनी थी और सरकार ने हमारे साथ क्या बर्ताव किया है। यही अपील करूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा, ये अपना सुल्तानपुर से एक खास बातचीत थी वरुण मिश्रा के साथ। इस वीडियो को जो कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं उनका नाम रिदान है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में।
किसी नए नेता के साथ, उनसे फिर सवाल पूछेंगे और उन सवालों का जवाब लेंगे जो आपके हमारे सवाल होंगे। आपका अगर कोई सवाल होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वो सवाल का भी जवाब हम नेता से, जो सुल्तानपुर के नेता उनसे लेंगे और आपके लिए इसी तरह वीडियो लेके आते रहेंगे। जय हिंद।